स्टूडेंट्स, वेलकम एट आशीष सिंह लेक्चर्स। मैं भुवनेश्वर माथुर आपके साथ हूँ। संसाधन एवं विकास, आज के वीडियो में हम देखेंगे 10th ज्योग्राफी। ये लेक्चर नंबर 3 है, संसाधन एवं विकास। आइए देखें संसाधनों का विकास। अभी तक हमने इसमें काफ़ी सारी चर्चा हुई है। पहले वाले वीडियोस में हमने देखा है कौन सा संसाधन रीन्यूएबल है, आप बार बार उसको काम में ले सकते हैं। हमने बात की है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। हमने बात की पेट्रोल डीजल एक बार जलाया और वो ख़त्म हो जाता है हमेशा के लिए। संसाधनों का विकास, आज हम इस पर बात कर रहे हैं पहले, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सोच सकते हैं कि इनके बिना कैसे गुजर होगी, मानव जाति का निर्वहन कैसे हो सकता है। मैं नहीं सोचता कि बिना कोई संसाधन के मानव जाति का निर्वहन हो पाएगा। मनुष्य के जीवन यापन हर समय चाहिए, एवरी टाइम। उसी तरह से क्या बनाने के लिए, जीवन की गुणवत्ता। संसाधन जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी कैसी होगी। अगर मान लो सडनली हमको आज पेट्रोल मिलना बंद हो जाता है तो क्या होगा। कई हमारे काम ऐसे हैं, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल, किसी को कॉलेज, तो वो डिस्टरबेंस आएगा तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरेगी, गुणवत्ता आपकी क्वालिटी की गिरेगी। अब ये लाइट की सुविधा है, हमको बिजली आ रही है हमारे घर पे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर 2 दिन लाइट नहीं आती है या 3 दिन लाइट नहीं आती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैसा लगेगा आपको, तो ये आप सोचिए, है ना। और अपनी किताब भी मेरे लेक्चर के साथ साथ लेके रखिए, वीडियो को देखिए। तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जीवन की गुणवत्ता अति आवश्यक। हम जब क्वेश्चन आंसर करेंगे बाद में, तो इन चीज़ों का आपको बहुत फायदा रहेगा। इन चीज़ों को, अपने ऐसे शब्दों को, जीवन की गुणवत्ता, अति आवश्यक, ये हमें हमारे आंसर में लिखने हैं। तो ये जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है। क्या है, देखिए लाइन, ऐसा विश्वास किया जाता था, कह रहे हैं कि संसाधन किसकी देन है, नेचर की। प्रकृति ने दे दिया आपको, जल दे दिया, वायु दे दी, सौर मंडल से सूरज की किरणें आ रही हैं, क्रूड ऑयल या क्रूड पेट्रोल या आप कच्चा तेल जो भी उचित समझे वो आ रहा है ना। परिणाम स्वरूप इसका क्या रिजल्ट हुआ, मानव ने इनका क्या किया, अंधाधुंध उपयोग किया। आओ देखा ना ताओ, जो जहां मिला उसको कंज्यूम करो, निकालो और ख़त्म करो। डीजल पेट्रोल बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, कोयला इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। संगमरमर, आपने नाम सुना होगा, मकराना नाम की एक जगह है, जिला नागौर है राजस्थान में। तो वहाँ खूब संगमरमर निकाल निकाल के आज वहाँ खानों की हालत खराब हो गई है, मतलब समाप्त तो प्राय हो गया है, खत्म होने को है। क्या चीज़, संगमरमर। तो हमने क्या किया, अंधाधुंध उपयोग किया। तो आगे क्या प्रॉब्लम ही होगी ना। नेचर के साथ, प्रकृति के साथ आप अगर खिलवाड़ करना चाहेंगे तो वो अपने साथ होने नहीं देगी। और क्या होगा, निम्नलिखित, अब जो हम समस्याओं की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या आपने इकट्ठी की हैं ये समस्याएं, आप ही की वजह से हुई हैं। आपने इनका क्या किया, अंधाधुंध यूज, जो कि हानिकारक है, नुकसान देह है, ये नुकसान दे गया हमको भी, और आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को भी ये नुकसान दे गया। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हुआ क्या, एक ग्रीड बहुत है हम लोगों में, लालचवश के, अरे मेरे को खान मिल गई, सारा निकाल लो अभी, कल के लिए मत छोड़ो। दूसरा पॉइंट, संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए। कुछ ही लोग क्या, मैं आपको वह स्पष्ट ही कह देता हूं, धनिक वर्ग के हाथ में आ गए, पैसे वालों के हाथ में। तो क्या हुआ, पैसे वालों के हाथ में जब आ गए तो वो तो अति करेंगे, व्यापारी वर्ग के हाथ में आ गए, जिससे क्या हुआ, समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बंट गया।
मैं बिल्कुल सरल शब्दों में कहूं, एक तो गरीब श्रमिक वर्ग हो गया, ठीक है। एक इस माल को बेच बेच कर धनिक वर्ग पैदा हो गया। पूरे विश्व की यही हालत हुई है। हमने इतिहास में भी देखा यही हुआ है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैव और हैव नॉट्स। एक के पास तो है, एक के पास नहीं है। तो गरीब ही है और धनिक धनिक वर्ग है। तो ये संसाधन जब इनके हाथ में आ गए तो लालचवश इन्होंने भी यही किया कि भाई निकालो, जितना भी निकल सकता है, चाहे वो कोयला था, चाहे वो डीजल पेट्रोल थे, चाहे वो तांबा था, चाहे वो एल्युमिनियम था, चाहे कुछ भी था। क्योंकि मैं धन कमा लूँ जितनी जल्दी हो सकता है, मैं कहीं पीछे ना रह जाऊं। और फिर ये मेरे को ही मिले सारा का सारा। चाहे वो मकान बनाने की मिट्टी है, मकान बनाने के काम आने वाला पत्थर है, लेकिन उस समय कोई देखा नहीं, आगा पीछा सोचा नहीं, लालचवश। और चंद लोगों के हाथ में इकट्ठी हो गई पैसे की पावर। क्या पनप गए, एक तो ये बहुत ज्यादा और ये धनिक बहुत कम। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो इतिहास से चला आ रहा है, हमको ये समझना है ना। समाज दो भागों में बट गया इस वजह से। आगे देखिए क्या हुआ आगे। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से क्या हो गया, वैश्विक परिस्थिति संकट पैदा हो गया है। क्या क्या हुआ इसमें, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत अवक्षय, पर्यावरण का प्रदूषण कर दिया, और क्या कर दिया, भूमि निम्नीकरण। पहले क्यों नहीं इस पे अच्छी तरह बात कर ली जाए। क्या क्या किया, अंधाधुंध है, न दिन देखा न रात काम चल रहा है, खान पर काम चल रहा है भाई, खान पर काम चल रहा है भाई। अरे भाई चल तो रहा है, पर आप तो सारी का सारा माल निकाल लो। मान लो यहाँ पे एक कोई खान में, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ 10,000 टन कोयला पड़ा है, तो सारा निकाल लो, सारा का सारा खोखला कर दो उसको। राजस्थान में हुआ है ना, कई जगह पे वो खाने अब बेकार हो गई हैं, गुड फॉर नथिंग हो गई हैं। उनमें सिर्फ बारिश के दिन में पानी भरता और कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो हमने ये हालत कर दी, जो कि हमने गलत किया प्रकृति के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। अब हो गया तो हो गया। अब अंधाधुंध शोषण से भारत ही नहीं, आपने पूरे विश्व की परिस्थिति पे संकट पैदा किया है। मैं अकेला नहीं हूँ, हम सब जिम्मेवार हैं। और क्या हुआ, भूमंडलीय तापन। आप देख रहे हैं ना कि टेम्परेचर चाहे कितना ही बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देखो भाई, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो भूगोल के विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि जितने भी ग्लेशियर हैं पूरे संसार में, यहाँ पे फिजिकल ज्योग्राफी की अगर बात करो तो इंडिया, राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी की बात नहीं हो रही, पूरे विश्व की बात हो रही है, पूरे ग्लोब की बात हो रही है। कैसे हो रही है, क्या आपने क्या किया, टेम्परेचर राइज हो गए। टेम्परेचर राइज हो गए तो क्या होगा, ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर के पिघलने से क्या होगा, नदियों में पानी का लेवल बढ़ेगा, बाढ़ आएगी। बाढ़ आने लग गई है कई जगह। समुद्र तट का लेवल बहुत कम 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 कम, हमें महसूस भी नहीं होता, लेकिन वो बढ़ गया। कई जगह पे किनारे जो समुद्र के हैं, तट, उन तक पानी आ गया समुद्र का, थोड़ा थोड़ा बढ़ गया वो। अगर यही रफ्तार रही तो हमने अनुमान लगाया कि कई शहर हमारे उसमें कुछ समय में हो सकता है डूब भी जाए। तो एक समस्या तो ये हुई। दूसरी सबसे बड़ी, जिससे गर्मी का एकदम आपने देखा होगा बड़ी है, ओजोन परत अवक्षय। ओजोन की लेयर हम सब परिचित हैं, है ना। एक ये धरती को बचाने वाला, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने का साधन है। पर्यावरण का प्रदूषण आपने कर दिया। आप एयर कंडीशनर चला रहे हैं, एयर कंडीशनर इसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, फ्रिज इसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, हम सब जानते हैं। व्हीकल चल रहे हैं, उनका प्रदूषण हो रहा है, और भूमि का निम्नीकरण, ठीक है, भूमि को भी आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सारा मिलके हमने देखा कि वैश्विक परिस्थिति पे ये पोजीशन खराब कर दी। आपने और मैंने, हम भी जिम्मेवार हैं कहीं ना कहीं। धनिक वर्ग तो है ही, जिनके हाथों में माइंस लग गई तो वो तो निकाल रहे हैं, अभी भी वही हाल चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। जरा कल्पना कर लीजिए कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव होगा।
स्कूल की वैन नहीं आएगी, फिर आपको लेने पैदल जाना पड़ेगा या गैस पे चलाओ, है ना। अगर गैस भी ना आई मान लिया तो फिर पैदल जाना पड़ेगा। तो क्या अपन जा सकते हैं? 10 किलोमीटर कॉलेज है, कैसे जाएंगे? 15 किलोमीटर माना स्कूल है, गांव से जाना है आपको शहर तक, कैसे जाओगे? तो ये सारे प्रभाव जरा सोच कर देखें कि हमारी जीवन शैली पर, जैसे मैंने अभी कहा, अगर 6 दिन बिजली नहीं आ रही है क्या होगा? सोच कर देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, सारा काम रुक जाएगा। घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट, वापस देखिए, घरेलू और कृषि संबंधित अपशिष्ट को पुनः चक्रण करने के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए आप क्या करें, अपने मोहल्ले अथवा गांव में सर्वेक्षण करें, लोगों से प्रश्न पूछें। आपके प्रश्न पूछने से कई लोग पूछेंगे कि ये बात क्यों पूछ रहे हो आप। एटलीस्ट गांव में तो कर ही सकते हैं कि घर का कचरा, कृषि संबंधी जो अपशिष्ट जो बच गया है, क्या इसको रिसाइकिल कर सकते हैं? क्या विचार है? वो कहेंगे हाँ करो, बहुत अच्छा रहेगा। है कि नहीं? तो ये बहुत फायदेमंद चीज है, अगर ऐसा संभव है मेरी नज़र में तो ये बहुत अच्छा है। लोगों में एक जागृति आएगी। आप लोगों को अगर ये सवाल करेंगे तो लोग शिक्षित हो जाएंगे कि कह तो ये सही रहा है या ये सही कह रही है, जो भी है, कि लोग शिक्षित होंगे इस सवाल से कि कर सकते हैं क्या अपन अपना, कि सारे मोहल्ले का, गांव का एक जगह इकट्ठा करके उससे कुछ अगर अपन रिसाइकिल कर पाए, पुनः चक्रण, अच्छा रहेगा। क्या पूछें आप लोगों से, उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों के बारे में भी क्या सोचते हैं? जो मुझे लगता है अभी वो ये कहेंगे हमने पैसे दे रहे हैं और लाइट हमारे घर पे आ रही है, हम पीने के पानी के पैसे दे रहे हैं और पानी हमारे घर पे आ रहा है। बात तो सही है, आप बिजली और पानी का बिल भर रहे हैं, पर वो आए कहाँ से, है ना? वो आए कहाँ से, वो बनाए कहाँ गए, जरा ये विचार करने की बात है। उनको जगाना पड़ेगा अपने को, उनको वैचारिक शक्ति एक देनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन हमने देखा। बी, अपशिष्ट और उसके उपयोग के बारे में उनका क्या विचार है। इस पे ये राजी हो जाएंगे कि हाँ अगर इससे भी कोई प्राप्ति होती है तो हम जरूर उसमें भाग लेंगे। इसके लिए मैं सोचता हूँ लोग तैयार हो जाएंगे। पहले सवाल पे तो कह देंगे बिजली पानी के हम पैसे दे रहे हैं तो इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन समझाना पड़ेगा। अपशिष्ट कि जितना भी आपका बचा कुचा है, खेत का, गांव का, घर का, अगर उसको पुनर्चक्रण में ले लिया जाए तो क्या विचार है और उससे हमें ये फायदा होगा। इस पे मैं सोचता हूँ कि वो एग्री होंगे, राजी होंगे इस सवाल पे। अपने परिणामों का समुचित चित्र कोलाज आप बना सकते हैं, जो भी आपको रिजल्ट लगे कि सबने क्या जवाब दिया, इसको आप क्लास में लगाएं, अच्छा रहेगा। चलिए, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में क्या करना है, न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। न्याय संगत शब्द पे जोर है कि भाई ऐसा नहीं है कि कुछ ही धनिक व्यक्तियों के हाथों में ये रह जाए। यदि कुछ ही व्यक्तियों तथा देशों द्वारा संसाधनों का वर्तमान दोहन अगर कंटिन्यू रहता है, जारी रहता है, तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। तो मैंने कहा अब हम हिंदुस्तान, फ्रांस, जर्मनी, है ना, अमेरिका, वो सारी कोई बात नहीं कर रहे। हम तो, हमारा विचार है पूरी धरती के बारे में। अगर कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में ये कारोबार रह गया और वर्तमान दर से वो दोहन करते रहे तो तापमान कहाँ कहाँ पहुंचेगा। पूरी वनस्थिति की, आप कहते हैं ना पारिस्थितिकी, सारा एनवायरनमेंट धरती का बिगड़ जाएगा। आप ही नहीं, हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ सकता है, डेंजर। तो सोचना क्या है इसमें, न्याय संगत बंटवारा किस तरह से हो संसाधनों का, स्पेशली प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से लोगों के बीच में बंटवारा हो। कहने का तात्पर्य ये है इसमें, इस पैराग्राफ में हमको ये समझाया गया है। इसीलिए हर तरह के जीवन का अस्तित्व बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना अति आवश्यक है। यानी अगर आपके पास प्लान नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। जितने भी हमारे संसाधन हैं उनको कैसे यूज करना है। एक तो अंधाधुंध शब्द हटाना है, इस बीच में हमको ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी यानी वैकल्पिक माध्यम भी डेवलप करने हैं।
इसमें पहले भी बात हुई है एक बार कि किस तरह से हमको ये प्लान बनाना ये भी आवश्यक है, क्योंकि देख रहे हैं कि धरती का भविष्य, यानी धरती का भविष्य तो क्या ही होगा, मानव जाति का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। कहने का सार ये है। इसलिए हर तरह के जीवन, हर तरह का, यानी हमारे समुद्री जीव भी आ गए इसमें, हम लोग भी आ गए, पेड़ पौधे सब, वनस्पति मैंने सब मान लिया इसमें ना, रखने के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना। ये संसाधनों के उपयोग की भी योजना बन सकती है, हाँ भाई बन सकती है, और ये अति आवश्यक कदम है आज की तारीख में। बने रहने के लिए भी सतत अस्तित्व, सही अर्थ में सतत पोषणीय विकास का एक हिस्सा है कि भाई ऐसा किया जाए, तरकीब से दोहन किया जाए, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए। और इस बीच में ये मौका है हम वैकल्पिक साधन भी डेवलप करते रहें। पुराने साधन तो हैं ही, और सबसे मजबूत जो है इस चैप्टर में, क्या, सोलर एनर्जी की बात इससे पहले वाले वीडियो में चली है। इन पर हम फोकस क्यों नहीं करते हैं? सोलर, पवन ऊर्जा, सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत आती ही इन दो चीज़ों में। एनर्जी सब जगह चाहिए, इससे विद्युत बन रही है, तो विद्युत फैक्ट्री में, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हर जगह, रेलवे में कितनी विद्युत का खपत है। तो क्यों नहीं हम इस पर शिफ्ट हो जाएं, दूसरे साधन और तलाशें। धात्विक में जो मिनरल्स हैं, मेटल्स, उनका भी विकल्प हम ढूंढने लग जाएं। तो ये करना पड़ेगा, है ना। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसकी जानकारी लेते हैं। कि इसका मतलब है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो। पहली चीज तो ये है कि जो आप विकास कर रहे हैं, अब विकास का चैप्टर है हमारा, विकास की बात कर लेते हैं, कि जो भी विकास हो बिना नुकसान पहुंचाए प्रकृति को, वो होना चाहिए। और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। यानी हम तो हमारा जीवन जो अभी व्यतीत कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम, मैं लिख दूं पीढ़ियों, शायद ऐसे लिखा जाता है, आप भी देखिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन छोड़कर जाएं। ये नहीं कि सारा का सारा आज ही और कल ही खत्म कर लें, हमारे बाद हमें क्या मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं सोचें। कि भविष्य की सोच, आज का वर्तमान का तो आप विकास कर ही लीजिए, इस पे कोई नहीं रोक रहा आपको, लेकिन भविष्य की भी सोच अपने सोच के रखिए कि आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाओगे। ये खुदी हुई खाने देके जाओगे, या ऐसी अनुपजाऊ मिट्टी कर देंगे आप, इतनी फसल ले लेंगे अभी कि उसका इलाज ही मुश्किल हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं करना हमको, है ना। तो हमें क्या उत्तर लिखना है इस तरह से कि वर्तमान तो विकास जारी रहे, आने वाली पीढ़ी को कोई समस्या ना हो। तो इन विचारधाराओं को देखते हुए अवहेलना नहीं करें कि भाई उनको अनदेखा करके हमको आज सारा का सारा खनन कार्य नहीं करना, माइनिंग आज के आज और अभी के अभी नहीं करनी। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, आपको याद भी रह जाएगा कि भाई आज के आज, अभी के अभी सारा खनन कार्य नहीं करना है। विकास तो जारी है, पर ये भी सोचना है कि खान खाली नहीं करनी है आज के आज। तो ये ज़रा ध्यान दीजिए इस बात पे। रियो डी जेनेरो में मीटिंग हुई है, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992, कितने वर्ष पहले हुई, 21 साल तो ये मान लीजिए, 2021 तो अभी चल रहा है, 8 साल वो, तो लगभग 28 वर्ष पुरानी बात है। 28 साल हो गए इस बात को, जब से हम में चेतना आई। चेतना बहुत पहले से आ गई थी, बट फिर भी एक राजनीतिक स्तर पे, है ना, भूविज्ञानियों, वैज्ञानिकों ने एक मीटिंग की, है ना। ये कहाँ हुई, रियो डी जेनेरो। चलिए, जून में हुई 92। इसमें क्या हुआ, 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में इकट्ठे हुए। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, कभी कभी ये 1 मार्क में आता है। इकट्ठे हुए और इन्होंने चिंता जाहिर की कि सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण, किस लिए हुआ, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। तो ये सारे लीडर्स इकट्ठे हुए, क्या चर्चा चली कि भाई हम देख रहे हैं कि कई सालों में गर्मी बढ़ रही है, धीरे धीरे
ग्लेशियर पिघलने लग गए, जो कभी नहीं पिघले वो पिघलने लग गए। और क्या क्या बातें हुई, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, माइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमें एनर्जी के दूसरे वैकल्पिक सोर्स ढूंढने पड़ेंगे, हमारी खोज अब उस दिशा में हो। हम ये ना सोचें कि ये तो मेरा देश है, मेरे क्या जा रहा है, ऐसे नहीं सोचना है। पूरे भूगोल, पूरे विश्व की चिंता रखनी है, विश्व के प्रति हमको आसक्ति रखनी है, सोचना है, पूरे ग्लोब के लिए, पूरे धरती की बातों के लिए चर्चा हुई, सारी बातें इसमें डिस्कस हुई। क्या क्या हुआ पर्यावरण संरक्षण, यानी पर्यावरण को आप कैसे बचाएंगे, इसको हम मिनिमम, अगर कोई हमारे से गलती हो भी रही है तो मिनिमम नुकसान हो, है ना, जल जंगल जमीन जो भी है, मैं प्लेन शब्दों में बताना चाहूँगा, उसका संरक्षण हो, ठीक है, सामाजिक हो और आर्थिक विकास जारी रहे, कि भाई जो लोग हैं इस विश्व में रह रहे हैं उनका सामाजिक विकास। और देखो भाई, बिना आर्थिक विकास, बिना रोजगारों के अवसर के कैसे गाड़ी चलेगी, किसी भी देश में नहीं चल सकती, ये हम सब जानते हैं। बिना पैसे की कमाई की, आमदनी के आर्थिक विकास कैसे होगा, जरा मुझे बताइए। सामाजिक आर्थिक विकास के लिए हमको कुछ ना कुछ काम करने पड़ेंगे, तो ये दोनों मिलके काम हो। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, अब ये चिंता इन्होंने व्यक्त की, क्या क्या, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। तो ये नहीं है कि अरे भारत में बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया है ना, ऐसा नहीं सोचा, या अमेरिका में बर्फ नहीं पड़ रही है आजकल, ऐसा नहीं सोचा गया। पूरे विश्व की बातें, पूरे भूगोल जो है हमारा, धरती का भूगोल, उस पर चिंता हुई, उस पर चर्चा हुई। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन देखने में आ रहे हैं, मतलब कई बार ऐसा हुआ कि रेगिस्तानों में खूब बाढ़ आ रही है, बारिश आ रही है, और जहाँ बाढ़ आती थी वहाँ सूखा पड़ गया। तो ये परिवर्तन क्यों हुआ, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक बाढ़, नई नई बीमारियां कहाँ से आ रही हैं। जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र हस्ताक्षर किए गए, ये काम इसमें हुआ। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई, और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। देखिए, अब एक एक बात को समझने की चेष्टा कीजिए। देशाध्यक्ष इकट्ठे हुए रियो डी जनेरो ब्राजील में 1992 में, 1992। क्या चर्चा हुई कि सामाजिक आर्थिक विकास होता रहे। दूसरा काम किस पे उन्होंने चर्चा की, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन पे, क्योंकि ये आपके 4 मार्क्स में मैंने कई बार देखा है प्रश्न आता हुआ। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन पर इस पे चर्चा हुई, और जैविक विविधता पर घोषणा पत्र। ऐसा है कि हम लोग कह देते हैं अरे क्या हुआ, मैंने मेरे घर के बाहर 5 पेड़ लगाए तो हैं, लगाए, बहुत अच्छा किया, उनको बड़ा कीजिए, बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं उस विकास का हिस्सेदार हूं जिसमें सड़क बनाने के लिए अगर हाईवे बन रही है कोई, समझिए, तो जितने भी पेड़ आ रहे हैं ये सारे काट दिए गए, या ट्रेन की पटरी बिछाने के लिए, रेलवे का ट्रैक बिछाने के लिए ये पेड़ काट दिए गए। तो आप और मैं तो कभी देखने गए ही नहीं कि ये ट्रेन की पटरी कैसे बनाई गई है। तो क्या हम पर्यावरण नुकसान में भागीदार नहीं है? पर्यावरण को तो धीरे धीरे नुकसान हो रहा है, और हर व्यक्ति कह रहा है अरे मैंने इतना थोड़ी नुकसान किया है, मैंने इतने पेड़ थोड़ी काटे, नहीं काटे, भागीदार तो हैं। कौन से कोई खुद खुद हम लोग कुल्हाड़ी लेके काटने गए, नहीं। बात मुद्दे की यह है कि जो कुछ हमारे पेड़ पौधे हैं, है ना, जंगलात हैं या जंगल हैं या वन, आप जो भी कहना चाहें, या वन कह लीजिए, और भी क्लियर हो जाएगा, इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो जलवायु पर असर हो रहा है। तो इन्होंने भी यही चिंता जाहिर की, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अत्यधिक पेड़ों की कटाई सबसे पहला रीजन माना जाता है। दूसरे नंबर पे हमारी प्रौद्योगिकी, जैसे एयर कंडीशनर चल रहा है, फ्रिज हमारे घरों में चल रहा है, फिर डीजल पेट्रोल से जो गैसेस निकल रही हैं, है ना,
तो वो नुकसान कर रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC कहते हैं इंग्लिश में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये भी तो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, CFC नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आगे देखिए क्या हुआ कि अगर हर देश को जिम्मेवारी देंगे मॉरल, मतलब कि भाई तुम कम से कम ये तो करो, ऐसे प्रयास कि कम से कम नहीं तो 2 डिग्री तापमान कम करने में सहायक हो, ऐसा विचार करो, 2 डिग्री कम करो तापमान, ऐसे विचार करो। जब भी तो आजकल आपने सुना होगा भाई ज्यादा प्रिंट आउट मत निकालो, हम सब अब जागने लग गए। भाई ऐसी तकनीक यूज करो कि मेल कर दो, ज्यादा कागज काम में मत लो। छोटी सी भी बात है, मैं आपको बताऊं कि आजकल तो बैंक में भी वो स्लिप ATM से लोग नहीं निकालते कि छोड़ो क्या करेंगे, नेट में तो अपने को दिखाई दे रहा है। तो अब ये सब छोटी छोटी चीजें बदलने लग गई जब से हम हमारे बीच में अवेयरनेस आई है, जागरूकता। क्या किया, रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों, फॉरेस्ट के प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई, सब मान गए क्या जंगल के लिए ये सिद्धांत अपनाएंगे, जंगल का एरिया बढ़ाएंगे। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की। ये पूरा प्रोग्राम बना, उसमें सारे देशों के अध्यक्षों ने, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, जो भी हो गए, उन्होंने एजेंडा 21 पर साइन किए कि अब इसको हम मानेंगे। तो सब देश अपने अपने देश में इस नीति को लागू करने में सफल हुए, सक्षम हुए। यहाँ तक हमको ये समझना बहुत जरूरी है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप मेरे को वापस बताइए, मैं दोबारा इसको हैंडल करूंगा। और ये कई बार क्वेश्चन आया है, मेरी नज़र में ये इंपॉर्टेंट है, चाहे ये शॉर्ट में आए चाहे ये लॉन्ग में आए, क्वेश्चन जरूर इससे आता है, तो इसकी तैयारी बहुत अच्छी हमको करनी है। ना हम बात करते हैं एजेंडा 21। यह एक घोषणा है जिसे 92 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, ये याद रखिए क्या है, UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था इस मीटिंग का, कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना। इस पूरी मीटिंग का उद्देश्य ये है। घोषणा हो गई 92 में, 21 एजेंडा 21 नाम दे दिया इसका। कहाँ हुआ है, रियो डी जनेरो में। किसने करवाया, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन, इंग्लिश में UNCED के तत्वाधान में। ऑब्जेक्ट क्या था ये मीटिंग करने का, क्या बात करनी है, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास, डेवलपमेंटल की बात करने के लिए ये सब इकट्ठे हुए, और बहुत सफलतापूर्वक इस पे अभी भी काम चल रहा है। यह है कार्यसूची है, हमने वर्क का प्लान बनाया है, ये क्या करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन, काम करते हैं ना, कि हमारा ये प्लान रहेगा जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटने का है। ये मोटी मोटी बातें इसकी। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। इन्होंने मोटे मोटे सिद्धांत तो दे दिए उस मीटिंग में। दूसरा ये भी हो गया, क्या करना है, क्या एक्शन प्लान है अपना। एक तो होता है प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है। दूसरा अगर मैं कहूं एक्शन, आप भी लिख लीजिए इन चीजों को, बहुत काम की हैं। इनमें कोई फर्क नजर आता है, प्लान ऑफ एक्शन, एक्शन प्लान, कि ये तो मैंने कागज पे लिख लिया है, ये मैंने कागज पे अपनी सोच लिख ली है और मैं इस तरीके से इसको करने जा रहा हूं। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस हम समझें, है ना। ऐसा ही इन्होंने दिया कि आपको क्या बनाना है, ऐसा भी आप प्लान बनाइए एक, है ना, और प्लान बना के उस पर अमल कीजिए। कागज में बहुत अच्छे अच्छे प्लान बन जाते हैं कि ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, जल को बचाऊंगा, जंगल को बचाऊंगा, जमीन को बचाऊंगा, सब प्लान बहुत अच्छे अच्छे हम लोग बना लेते हैं। क्रियान्वयन
तो क्या जिम्मेवारी दी कि ये तो हमने देशों ने बना लिया, हर निकाय, चाहे वो छोटी सी म्यूनिसिपैलिटी है, ग्राम पंचायत है, देखिए जो लोकल लेवल पे आप समझ सकते हैं अपने पर्यावरण को, बाहर बैठा आदमी नहीं समझ सकता। वहाँ तो मोटी मोटी बातें हो गई, 21 नंबर की है ना, 21 पॉइंट मिल गए, लेकिन ग्राम सभा ज़्यादा अच्छा प्लान बनाएगी। उनको मालूम है कि एक हमारे बीच में से मान लिया एक नदी बह के जा रही है, इसमें कब कब बाढ़ आती है, तो क्या बाढ़ आना भी फायदेमंद है, लाभकारी है बाढ़ आना? आप सोच के मुझे बताइए। कब हमारे पास इसका जल का लेवल कम हो जाता है, नवंबर दिसंबर या जनवरी में, जब भी, है ना। तो हमारे ग्राम में कितने वनाच्छादित क्षेत्र हैं, कितने जंगलात हैं, गहरे पेड़ हैं या कम कम पेड़ हैं, जंगली झाड़ियां हैं या बड़े मजबूत पेड़ हैं, तो ये कौन समझेगा? ये सारी बातें कौन समझेगा? ग्राम सभा। तो उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय, ये देखिए प्रत्येक स्थानीय निकाय को ये जिम्मेवारी दी गई कि आप ही अपना प्रोग्राम बनाओ, क्योंकि ग्राम सभा से अच्छा कोई नहीं समझ सकता कि हमारे भूजल का स्तर क्या है, हमारा सर्दी का तापमान कितना है ना, गर्मी का कितना है, या ग्रीष्म आप कहते हैं, कितना तापमान है, ठीक है। तो ये तापमान की बात इनसे बेहतर कौन समझ सकता है? जो वहाँ के निवासी हैं वो ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। इन लोकल लेवल की समस्याओं को ये लोग ज़्यादा अच्छी तरह से समझ और समझा सकते हैं। कहने का मतलब ये है। क्या क्या और क्या क्या इन्होंने बातें की? समान हित। अभी आपने अखबारों में देखा होगा कि लंदन जैसे शहर का, ठंडा शहर है, वहाँ भी तापमान 30-32 हो गया, तो वो लोग समुद्र किनारे आ गए। पारस्परिक आवश्यकताएं, सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा, सबको सहयोग करना है, एक सबके लिए, सब एक के लिए, तब जाके हम अपनी पर्यावरणीय क्षति जो हमने पहुंचाई है उसको रोकेंगे। और क्या होगा? देखिए गरीबी और रोगों से निपटना आसान हो जाएगा। आज फैला हुआ वो रोग है, सब मिलके लड़ रहे हैं, पूरा विश्व लड़ रहा है आज इस महामारी से, तो ये तैयार किया इन्होंने। इस तरह से ये हमको समझना है, क्या क्या बातें हमने की। रियो डी जनेरियो को अच्छी तरह से तैयार कीजिए, पर्यावरण को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, मैंने आपको खानों की बात बताई, माइंस निकाले जा रहे हैं, अंधाधुंध शब्द को याद रखिए। तो इस तरह से ये आने वाले वीडियो में हम और बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलियन थैंक्स, मेरी तरफ से शुभकामनाएं वेल इन एडवांस, गुड लक टू यू, थैंक यू।